हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 10 की चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ये बुक एनसीईआरटी की होने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जो डेफिनेशन दी है वो है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। साइड्स का मतलब है रेशो ऑफ लेंथ। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? किसी भी ट्राइंगल्स की एंगल क्या होगा, उसमें साइड क्या होगी, साइड की लेंथ क्या होगी, वो सभी चीज़ फाइंड करना, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है ना, ये कोई वर्ड नहीं है, ये 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना। ड्राइव का मतलब यहाँ से है, जिसमें है पहला है ट्री, जिसका मतलब होता है 3। गोन का मतलब होता है साइड्स। और मेजर का मतलब होता है मेजर करना, मेजरमेंट, नापना किसी चीज़ को। मेजरमेंट मतलब एंगल कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें फाइंड करना। तो ये इससे क्या पता चलता है 3 शब्दों से कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। ठीक है ना, जहाँ ट्राइंगल है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। अब हर सिचुएशन में हमें एक ट्रायंगल नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पोल है। ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है उस पोल के टॉप पे। तो हमें अब फाइंड करना है कि इस पोल की हाइट क्या होगी। ऐसा तो नहीं पता है हमें, सिर्फ मान लेते हैं ये पता हो तो क्या यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, हम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये लाइन, ये लेंथ पता है हमें। ठीक है ना, कि मैं पोल से इतनी दूर पे खड़ा हूँ और उस पोल के टॉप पे एक चिड़िया बैठी है। तो हमें फाइंड करनी है कि इस पोल की हाइट कितनी होगी। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। ठीक है ना, हर चीज़ में कहीं ना कहीं हम एक ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एंगल भी बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जिसकी हेल्प से हम इसकी हाइट फाइंड कर पाएंगे। ठीक है ना, हो सकता है ऐसे ही कहीं पे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल दिया हो तो आप कहेंगे इसमें तो ट्रायंगल है ही नहीं। अगर मैं इसके बीच में एक डायगोनल बना दूं तो आप देख सकते हैं इसमें 2 ट्रायंगल बन चुके हैं, जिसमें हम आराम से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायंगल रहने वाला है, वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिस भी ट्रायंगल में, कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए बस, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है ना, राइट एंगल का मतलब होता है 90 का एंगल। तो जिस ट्रायंगल में कोई सा भी एक एंगल क्या हो, 90 का। हो सकता है ये भी हो या ये हो, लेकिन हो एक ही पाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो ट्रायंगल होते हैं, जो ट्रायंगल होता है, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, राइट एंगल। अगर मैं इसके पॉइंट के नाम दे दूँ ए बी सी, तो जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? तीनों जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम कितना होता है? 180। ओके, तो एक ट्रायंगल में 2 90 का एंगल होना पॉसिबल नहीं है। अगर एक यहाँ पे भी 90 का है, एक 90 का यहाँ पे है, तो 90 90 80 हो जाएगा। तीसरा एंगल 0, ऐसा पॉसिबल नहीं, फिर वो ट्रायंगल नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो एक ही एंगल पॉसिबल है किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर बनना, और जिसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल पे सबसे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है, आपने पढ़ी होगी 8th में 9th में, जिसमें इसका प्रूफ भी है। ठीक है ना, वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उनके नाम से इस थ्योरम का नाम पड़ा है, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली आपने अभी तक जो पढ़ा होगा, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए थीटा, ठीक है ना। तो आपने हमेशा से आपके माइंड में इमेज है कि ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और जो ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है वो चेंज नहीं होगी कभी भी, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूँ पाइथागोरस थ्योरम तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ ऐसे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको हेल्प करेगी छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में। अगर आप जब परपेंडिकुलर या बेस कैलकुलेट कर रहे हो तब इस वाले फॉर्मूले को लिखें। जब आप सिर्फ हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी 10% प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कई बार इधर लिखते हैं तो फिर हमें लेफ्ट से राइट में लाना पड़ता है उन्हें, तो माइनस के साइन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप फॉर्मूले में परपेंडिकुलर या बेस लिख रहे हैं तो इसे हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। अगर हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं, करंट जिसे कहते हैं, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ओके। अब हमारे इसमें आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, जो इसमें जो मेन चीज़ वही है इसमें, इस चैप्टर में जो मेन चीज़ होने वाली है, जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। ओके, वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो हम सबसे पहले उनके नाम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है वो आता है साइन थीटा। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे थीटा क्यों लिखा जाता है। सेकंड है हमारा कॉस, COC, और ये सभी स्मॉल लेटर में मतलब छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, कॉस थीटा। तीसरा आता है हमारा टेन थीटा। चौथे नंबर पे आता है हमारा कोसेक थीटा। फिफ्थ नंबर पे आता है सेक थीटा, और सिक्स नंबर पे आएगा हमारा कॉट थीटा, ठीक है ना। मैथमेटिशियन हुए होंगे आर्यभट्ट, पता नहीं किसी ने ये इनकी खोज की थी, ठीक है ना। साइन टेजेंट ने ऐसे नाम दिया है, नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो हम इनमें शॉर्ट में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट लिखते हैं। इनके साथ में हमेशा एक एंगल आता है। अगर कहीं पे मैं लिख दूँ, सिर्फ साइन लिख के छोड़ दूँ, तो ये क्या है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। हमेशा इसके साथ में क्या आएगा, एंगल आएगा, साइन, और यहाँ पे क्या आएगा, एंगल, ठीक है। अभी हमने ये थीटा है, थीटा नाम दे रखा है इसे, THETA, थीटा। अब थीटा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है उसका नाम, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ABC, फाई, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल जरूर आएगा, जरूरी। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें थीटा भी यूज होगा, और कहीं कहीं पे हम साइन A, साइन P, ओके ना, तो यहाँ पे ये जरूर आएगा। ये क्या है, एंगल है, हो सकता है उसकी वैल्यू, जैसे अगर कोई ट्राइंगल है 60 है, यहाँ पे 60 का बना देता हूँ मैं, 30 का, ये 90 का, मान लो ये वाला निकाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, साइन 60। ये क्या है, डिग्री है ना, साइन 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है, एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल आती है, ठीक है। तो ये हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के नेम है ये सभी तक। लेकिन इनके कुछ रेशोस होते हैं, इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें कहते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना, वो आपको याद भी करने हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोस, या आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। मेट्री रेशोस,
मैं आपके लिए पहले सबसे पहले उनके फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि वो कैसे आए हैं क्या। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, इससे पहले इम्पोर्टेंट है वो, मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है ना। एक ये, एक ये, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे पहले नाम देता हूँ A B C, ठीक है ना। नॉर्मली जो हम पाइथागोरस लगाते हैं, हम हमेशा इस वाले लाइन को क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं। लेकिन आपने किसी ने ये नहीं बताया होगा, यहाँ वो जो परपेंडिकुलर है वो इस एंगल के हिसाब से है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इस एंगल के हिसाब से अगर मैं एंगल ए लेके चल रहा हूँ, तो इसके सामने की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। और जो इस एंगल से जुड़ी हुई साइड होती है, एक चीज़ और कि हमेशा जो ये सबसे बड़ी लेंथ होती है हाइपोटेन्यूज, उसका डिस्कशन नहीं होगा, वो चेंज नहीं होती है। मैं बताऊंगा वो क्यों नहीं होती, क्योंकि वो सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है ना। तो हम आगे, तो जो अपोजिट साइड होगी इस एंगल के सामने की जो अपोजिट साइड क्या है, एक तरीके से BC जो साइड है वो क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर। अब मान लेते हैं हम इसी में सेम जो 90 है, ठीक है, ये C है। अगर मैं एंगल C लेके चलूँ, ये तो बेस हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। जो एंगल A से जुड़ी हुई साइड होती है, A से लेके B तक, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है ना। अगर अब मैं बात करता हूँ एंगल C की, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, AB। अब ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। सो मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर। और एंगल C से जुड़ी साइड कौन सी है, BC। जुड़ी AC भी है, लेकिन मैंने बताया है कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये चेंज नहीं होता है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों फ़र्क पड़ता है। तो एंगल C जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट का मतलब होता है जो इससे जुड़ा हो। अगर मैं यहाँ X लिखता हूँ, यहाँ Y लिखता हूँ, यहाँ Z लिखता हूँ, तो Z के एडजेसेंट कौन है, Y। अगर मैं कहूँ Y का एडजेसेंट कौन है, तो X भी Y का एडजेसेंट है और Z भी है, जो इसके आस पास होते हैं, एकदम से पास होते हैं। तो एंगल BC से कौन सी साइड जुड़ी है, BC। एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ओके। तो अभी जो हम लेके चल रहे हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, वो हमारा होने वाला है, ओके। मैं यहाँ बना देता हूँ एक ट्रायंगल, एक फॉर्मूले लिखने के लिए। नॉर्मली जो हमें आदत है, तो मैं यहाँ पे एंगल थीटा लेके चल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। पॉइंट के नाम देता हूँ ABC, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आता है हमारा फॉर्मूला है वो है साइन थीटा का, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। जो सेकंड आता है वो आता है हमारा कॉस का, कॉस थीटा। उसमें क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तीसरा आता है हमारा टेन थीटा। उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया था, जो मैं शुरू में 3 फंक्शन लिखे थे, साइन कॉस टेन, इन्हीं के हर एक का एक इन्वर्स फंक्शन होता है, जिसे हम उल्टा कहते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अगर आपको इन तीनों के फॉर्मूले याद हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक बार माइंड में याद कर लीजिए इसे, वीडियो पॉज करके। अगर आप हो गए होंगे आप, अब अगर मैं इसके कोसेक का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, मैंने जैसा बताया था इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, उल्टा मतलब h ऊपर चला जाएगा, h अपॉन e, ओके। ऐसे ही सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन b, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये इसका इन्वर्स होता कैसे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक वगैरह में भी डायरेक्ट बता दिया कि इसका इन्वर्स होता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना। आप आई होप ये आपको याद हो गया होगा।
याद करने का तरीका, एक तरीका ये भी है कि इसे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो साइन थीटा का उल्टा क्या था, कोसेक, कॉट थीटा का सेक थीटा, टेन का कोट थीटा। अगर आपको साइन का फॉर्मूला याद है तो कोसेक का लिख सकते हैं, करना क्या है, एच अपॉन टी, इसी का उल्टा कर दो, कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि पहले आप नॉर्मली जो होते हैं उन्हें याद कर लें, ठीक है ना, फिर कोई ट्रिक से याद करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको अगर नॉर्मली याद है फिर ट्रिक से भी याद है तो आप उन्हें अगर कभी आप भूल भी जाते हैं तो ट्रिक से याद रहेंगे, ठीक है ना, नॉर्मली आपको याद होनी ही चाहिए, ये आपको रख जाएंगे अच्छी तरीके से। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये नंबर्स होते कैसे हैं इसके। अगर आपको वो समझ में आ गया ना तो फॉर्मूले याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो मैं जैसे बनाया था इनवर्स, जो साइन सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा का इनवर्स होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। आई होप आपको इनवर्स पता होगा क्या होता है। और जैसे हमें 2 का इनवर्स निकालना है तो क्या करो, इनवर्स 2 का इनवर्स निकालने के लिए उसके अपॉन में 2 डाल दो, 1 के अपॉन में क्या डाल दो, 2। ऐसे अगर 5 का इनवर्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5, किसी भी वैल्यू को 1 के अपॉन में डाल दो। अब जैसे 1 अपॉन 2 का इन्वर्स क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, पहले 1, फिर इसके अपॉन में क्या डालना था, ये वैल्यू, तो 2 पर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना, तो ये होता है इन्वर्स। तो लेकिन साइन थीटा का इन्वर्स होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा को वहाँ ले गया, साइन थीटा नीचे ले आया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होता है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो होगा क्या, मेन न्यूमरेटर ये है, ऊपर वाले का मेन न्यूमरेटर ये है और इस वाले का P, तो H फालतू एक तरीके से एक्स्ट्रा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H अपॉन P। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, कोसेक थीटा H अपॉन P। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको पता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, तो आप यहाँ ऐसे करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे और क्या हो जाएगा, H अपॉन P। ऐसे ही जो हमारा सेकंड होता है वो था हमारा कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। एक तरीके से ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जैसे 2 का इन्वर्स क्या है, 1/2, और 1/2 का एक्चुअली रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। अगर मैं 2 का रेसिप्रोकल निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, 1/2, और अगर 1/2 का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे अगर मैं सेक थीटा का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस मल्टीप्लाई हो गई, ये वाला यहाँ आ गई। अगर मैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू रख दूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या हुआ, H अपॉन D। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, एक तरीके से H अपॉन D। आई होप ये आपको क्लियर होता जा रहा होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। तीसरा है हमारा जो कि लास्ट है, वो होता है हमारा टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या था, कॉट थीटा। ओके, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपको 11th 12th में हर जगह बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, अगर आप मैथ साइड लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होने वाले हैं। ये इस चैप्टर में नहीं है लेकिन आगे हैं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है चीज़। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेन का फॉर्मूला क्या था,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा पी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है ना, जो एक इसमें आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी आने वाली है, जिसमें डायरेक्ट कि हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है ना। तो जब ये टेबल याद करने में आपको बहुत हेल्प करेगी, अगर आपको ये याद है कि साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉट थीटा का इन्वर्स क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा, अगर आपको ये याद है तो ये टेबल आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक इम्पोर्टेंट और फॉर्मूला है इसमें, वो है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। साइन का फॉर्मूला क्या था, पी अपॉन एच, कॉस थीटा का बी अपॉन एच, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हैं तो ये आपके लिए इजी होगा, मैं फिर भी समझा देता हूँ। मेन न्यूमरेटर ये है और इसका मेन न्यूमरेटर ये है, मेन न्यूमरेटर हमेशा वहीं रहते हैं, पी अपॉन पी, इसका एच ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और इसका एच नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ये कट जाता है, हम कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी काट देते हैं, लेकिन रीजन ये होता है कटने का, ठीक है ना। तो क्या बचेगा पी अपॉन बी, ठीक है ना। अगर आपको अब एक चीज़ देखी होगी, अगर आपको सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा याद है, ठीक है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है, तो आप इस फॉर्मूले से टेन का निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको अब टेन का निकल गया, अब आपको कितने याद हो गए, साइन का भी याद हो गया, कॉस का भी याद हो गया, टेन का भी याद हो गया, फिर इसका इन्वर्स यूज करके आप कोसेक थीटा का भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा का भी निकाल सकते हैं और कॉट थीटा का भी निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको जितना अभी तक बताया वो आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में इतना ही था अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट में, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करने वाले हैं, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ अंडर रूट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल एक हम ड्रॉ करेंगे, उसमें कुछ वैल्यूज़ लेंगे, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, हालांकि आप सभी ने सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे राइट एंगल है, इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 3। अगर हमें पता करना है कि ये लेंथ कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं जो 90 का एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, इस एंगल के सामने 90 के एंगल के सामने, और एक तरीके सबसे बड़ी लेंथ भी होती है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली क्या लिखेंगे, अप्लाइंग आंसर में, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्योंकि इसमें मैंने बताया था पहले आपको कि जैसे इसमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एच का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें साइड का नाम लिखना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज तो है, ठीक है, लेकिन कौन सी साइड है इसमें, तो वो हो जाएगी हमारी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस बेस ए बी का स्क्वायर। हम नॉर्मल इस फॉर्म में लिखने वाले हैं, साइड के पॉइंट्स में कि साइड है जो उसका नाम क्या है ए सी है, ठीक है ना। ऐसे आगे जब हम रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 पॉइंट बन के, ठीक है ना। और एक्चुअली जब मैंने परपेंडिकुलर ये लिया है तो एंगल क्या रहा होगा, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसके एंगल के सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो बी सी की लेंथ कितनी बताई है मैंने 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि हो जाएगा 25। तो एक तरीके से देख सकते हैं ए सी का स्क्वायर कितना आ गया 25, लेकिन हमें सिर्फ ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है,
न कि AC स्क्वायर की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। और जब भी स्क्वायर हटता है तो इक्वल वाली वैल्यू पे क्या आ जाता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट 25, अगर यहाँ पे 25 इंटू 10 कुछ भी बड़ा नंबर लिखा होता तो पूरे के ऊपर ही अंडर रूट आता है। ओके, तो अंडर रूट 25 हो गया। अब अंडर रूट को कैसे हटाएं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल वैल्यू है क्या। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, अंदर बनाते हैं हम स्क्वायर। और स्क्वायर क्यों बनाते हैं वो उसका रीजन मैं बताने वाला हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, इस चीज़ को समझाने का मेरा पॉइंट वही है कि अंडर रूट हटाते कैसे हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, और जैसे 25 है परफेक्ट स्क्वायर होता है ये एक तरीके से 5 का, तो मैं इसे एक तरीके से पहले क्या लिखूँगा, 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ 25 को। फिर क्या लिख दूँगा इसे, 5 का स्क्वायर। टीचर क्या करते हैं क्लास में, डायरेक्ट स्क्वायर से अंडर रूट काट देते हैं। इसी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आंसर ठीक है, लेकिन जो रीजन बताते हैं वो कि अंडर रूट से स्क्वायर ऐसे कट जाता है, उसका रीजन ये नहीं है। रीजन ये होता है, अब मैं आप ये बताने का पढ़ा था मैं, मान लेते हैं कहीं पे अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसे एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर में 1/2। अगर कहीं क्वेश्चन में एक्स की पावर 1/2 है तो आप उसे अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इसके 1/2 है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, अब मैं रियल क्वेश्चन लेता हूँ, अब आपको समझ में आऊगा कि ये वैल्यू होती है, क्या होता है, एक्स की पावर में 1/2। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि अंडर रूट 25 था, तो 25 को मैंने क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट हटाया, अब मैंने अंडर रूट हटा दिया, इसकी पावर लगा दी मैंने 1/2। ठीक है ना, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स की पावर m, अगर उसकी भी पावर n है तो दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो होगा क्या, 5 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 जाता है कट, इसीलिए हम स्क्वायर बनाते हैं कि वो 2 कट सके, 2 से 2 क्या हो सके, कट सके। 5 की पावर क्या बचेगी, 1। ठीक है ना, 5 की पावर 1 5 ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये रीजन होता है। आप एक बार अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, फिर आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर में 1/2। ऐसे हमारे क्यू भी होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम क्यू को दिखाने, नॉर्मली अंडर रूट को हम ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन क्यू वाला अंडर रूट दिखाना है तो क्या करते हैं हम, 3 ऐसे लिखते हैं, 3 लगा के ऐसे, ये हो जाएगा हमारा क्यू, अंडर रूट क्यू। अब जब क्यू को अंडर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक बार दिमाग लगाइए। तो उसमें क्या करते हैं, हम पावर 3 बनाते हैं। अब जैसे अंडर रूट कहीं पे 9 लिखा हुआ है ऐसे में, ठीक है ना, तो ये हट के क्या हो जाएगा, 1/3, इसकी पावर क्या होती है, 1/3। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं पे ऐसा लिखा है उसका मतलब क्या होगा, पावर में 1/4। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे है 9 है, 9 की पावर क्या है, 1/3 है, तो मैं क्या करूँगा, अंदर भी क्यू बनाने की कोशिश करूँगा। और 3 क्या होता है, 3 का क्यू करेंगे तो 9 आता है। ठीक है ना, 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बचेगा, 3। अंडर रूट ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और करनी है आपको, कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पे 25 आया, नॉर्मली जब क्वेश्चन होंगे आपको एक ऐसी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। बहुत से केसेस होंगे जिसमें नहीं होगा, लेकिन मोस्टली चांस है कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होगी। हो सकता है जैसे 625 आ जाए, 289 आ जाए, ठीक है ना, 225 आ जाए, तो ये एक तरीके से 25 का स्क्वायर होती है। 289 17 का परफेक्ट स्क्वायर होती है। 225 15 का परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1 से लेके 25 के स्क्वायर जरूर याद कर लें। ठीक है, और बात रही जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स हो गए 2 3 7 5 11। ठीक है, तो इनके स्क्वायर नहीं बन, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। ठीक है ना, तो अगर कहीं पे ऐसे आ जाता है √7 आ गया कहीं पे, ठीक है ना, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, यही उसकी
वैल्यू हो जाएगी √7 ही, ठीक है ना। तो फिर हमें पूरा क्वेश्चन √7 के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें। जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बचा क्या है, सिर्फ आपको वो फॉर्मूले याद करना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो भी इस चैप्टर में जो शुरू में 8.1 में जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं वो 3 फेज में सॉल्व होंगे, 3 तरीके से। पहला फेज होने वाला है कि ड्रॉ अ ट्राइंगल। अगर हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइंगल ABC है या ट्राइंगल PQR है, तो हम लिखते हैं ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR इन विच, जिसमें क्या है, इन विच राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। कहने का मतलब है कि राइट एंगल जो बन रहा है B पॉइंट पे बन रहा है। आप इस लाइन की जगह एंगल B = 90 भी लिख सकते हैं, या जो सा भी एंगल है हमारा राइट एंगल ये कब है, जब ट्राइंगल गिवन है, गिवन ट्राइंगल हमें दिया है, बोला कि PQR है। अगर उसने ट्राइंगल नहीं दिया है, मान लेते हैं डायरेक्ट उसने कोई साइन का फॉर्मूला दे दिया, साइन A दे दिया या साइन P दे दिया, ठीक है, कुछ वैल्यू दे दी, तो बोलेगा डायरेक्ट आप हमें cos A निकाल के दिखाओ। अगर मान लेते हैं ये है, हमें ट्राइंगल नहीं बोला है, तो आप एक चीज़ देखेंगे इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एंगल A दिया हुआ है, तो जो भी ट्राइंगल बनेगा कहीं ना कहीं उसके पॉइंट में A ज़रूर होगा। तो हम ट्राइंगल क्या लेके चलेंगे, ABC। अगर मान लेते हैं डायरेक्ट साइन P दे दिया और बोल रहा है कि हमें cot P की वैल्यू बता, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अब हम इसमें एक एंगल PQR, ठीक है ना, तो हम PQR ट्रायंगल बनाएंगे। तो जब हमें ऐसा दिया होता है डायरेक्ट हमें ही बनाना होता है, अपनी तरफ से हमें पॉइंट चूज़ करने होते हैं, तब वहाँ हम लिखते हैं अज्यूम, इसकी जगह ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR की जगह लिखेंगे हम अज्यूम, हम मान रहे हैं अज्यूम ट्रायंगल PQR, या मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। और ये वाली लाइन इन विच एंगल QP जो सा भी हो सकता है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं तभी बताऊंगा कि कैसे कौन सा डिसाइड करते हैं कि ये क्यों होगा, 90 का क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा। ये हुई हमारी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट फेज हो गया इतना ही। फर्स्ट फेज में एक चीज़ और है, गिवन, हमें गिवन भी दिया होता है, कोई फंक्शन दिया होगा, हो सकता है sin θ = 4/3, ठीक है ना, या फिर हमें ट्राइंगल की साइड दे दे, ए बी हमारा मान ली 2 है, BC इतना है, ठीक है ना, फिर हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, फिर हमें तीसरी साइड फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ फर्स्ट फेज। सेकंड फेज क्या है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट फेज बिल्कुल ईजी है, इसमें जो गिवन है हमें बस वही लिखना है, ठीक है ना। और सेकंड फेज इससे भी ज़्यादा ईजी है कि हमें डायरेक्ट क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है डायरेक्ट। अब मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब बताऊँगा ट्राइंगल ड्रॉ करना। अगर आपने ट्राइंगल में ड्रॉ करके अगर ट्राइंगल ड्रॉ करना सीख लिया ना क्वेश्चन को देख के, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे उस पर क्या करना है, डायरेक्ट पाइथागोरस अप्लाई करनी है आपको। और कोई सी भी साइड हो सकता है, ये वाली पूछ रहा हो, ये वाली पूछ रहा हो, या ये पूछ रहा हो, ठीक है ना। तो हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। तीसरा फेज क्या होता है, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ करना, मतलब sin θ की वैल्यू क्या होती है, जो भी पूछ सकता है, हो सकता है वो cot θ पूछ ले। तो डायरेक्ट ट्राइंगल में देखना है कि बेस कौन सा है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, डायरेक्ट रखनी है, 3 फेज में क्वेश्चन हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली इस वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।